उसको हम लोग, हमारा जो सीबैक फॉर्म की बात की जा रही है, उसको कैसे हम लोग फिल करेंगे, वो फॉर्म कैसे दिखता है, ये बता दें आप लोगों को कि सैया जो गांव में स्वास्थ्य की देखरेख के कार्यकर्ता हैं, उनको सीबैक की फॉर्म दिया गया है प्रिंट आउट करा के। अगर नहीं मिला है तो आप नज़दीकी अपने प्रखंड में या जिला से अपने सहयोगी से बात करके वो ले सकते हैं, और वो फॉर्म को भरना ज़रूरी है। में क्योंकि ये फॉर्म सहिया के द्वारा भरा जाना है, इसलिए कुछ जानकारी उनके हिस्से की भी है, जैसे कि उनका नाम, उनका पता, वो कहाँ किस गांव से हैं, और वो किस स्वास्थ्य उपकेंद्र या किस HWC से के अंतर्गत वो आते हैं। इसके अलावा जो व्यक्तिगत विवरण है, उसमें हम जिस जिस व्यक्ति भी, जैसे आप एक परिवार में जाते हैं, तो उसमें अगर आपको 4 व्यक्ति मिलते हैं जो 30 वर्ष या उससे ऊपर के हैं, तो चारों का अलग अलग आपको फॉर्म भरना होगा। हर व्यक्ति के लिए एक फॉर्म होगा, सीबैक फॉर्म। तो उनका नाम, उम्र, है ना, कोई उनका उनका पहचान पत्र, और यदि उनका कोई बीमा योजना उनका हुआ है तो उसका उल्लेख जरूर करें। उम्र के साथ साथ लिंग और उनका मोबाइल नंबर रखना जरूरी है, क्योंकि अगर उनमें आपको कोई चिन्ह या लक्षण मिलते हैं जो आपको तो उनको प्राथमिकता देने की जरूरत होगी, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनका पता भी पूरी तरह से उसमें नोट करना है, ताकि आप उनको कांटेक्ट कर सके बाद में। ऐसे तो आप लोग उनसे वाकिफ रहते हैं, पर फिर भी मैं उनका पता उसमें लिखा होना चाहिए, क्योंकि कोई भी फॉर्म आप भरते हैं तो उसे कोई भी कॉलम को खाली नहीं छोड़ें। इस नए वाले फॉर्म में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ये करना है, जैसे उनके हैंडीकैप होने का भी आपको उसमें जानकारी लेनी है, कि उन्हें देखने में या चलने फिरने में किसी तरह का कोई तकलीफ तो नहीं है ना, ये उसमें उल्लेख करना जरूरी है। तो जो भाग 1 है वो है जोखिम मूल्यांकन। आप लोग ध्यान देंगे कि हम लोगों ने हर बीमारी के साथ उस बीमारी के जोखिम के कारक का जिक्र किया था। तो उसी के हिसाब से हम लोग इसमें भी देखते जाएंगे कि किस तरह से बीमारियों के साथ साथ जो भी जोखिम कारक हम लोगों ने चर्चा की है पहले, उन सभी का यहाँ पे सभी जोखिम के कारक यहाँ पर आपको मिलेंगे अधिकतर। तो सबसे पहला तो है कि उनका उम्र पूछना है कि वो किस उम्र में कैटेगरी में है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अलग अलग कॉलम्स हैं। तो पहले में प्रश्न है, दूसरे में कौन सी श्रेणी, तीसरा कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें घेरा लगाव है। ये घेरा वाला जो कॉलम है उसमें आपको जिस भी कैटेगरी में आपको उस व्यक्ति का चिन्ह मिलता है या लक्षण मिलते हैं या सवाल का जो भी जवाब आता है, उसी के आधार पर आपको उसमें गोला लगाना है। अगर किसी व्यक्ति का उम्र 35 वर्ष है तो आप 1 में गोला लगाएंगे और उधर में स्कोर लिखते जाना है। ठीक है, स्कोर यही होगा जिस पर आप गोला लगाते हैं, क्योंकि अंत में जिस पर गोला लगा है वो स्कोर वाले कॉलम में जाएगा और उसी को जोड़ करके आपका प्राथमिकता किसे देना है वो स्कोर निकलेगा। तो इसके बाद पूछना है धूम्रपान के बारे में, क्योंकि लगभग सभी गैर संचारी रोगों के साथ में धूम्रपान, तंबाकू, शराब, इन सब का सेवन के बारे में उल्लेख है। इसीलिए इसके बारे में इतिहास जानना जरूरी है कि वो कभी नहीं उन्होंने धूम्रपान किया है, या कभी पहले करते थे पर अब नहीं करते हैं, या रोज रोज करते हैं। उसी तरह शराब के सेवन का भी आपको इतिहास लेना है। इन सब के बाद आप देख रहे हैं कि कमर की माप सेंटीमीटर में लेना है ना। जैसे हम लोगों ने पहले चर्चा की है कि गैर संचारी रोग जीवन शैली में परिवर्तन की वजह से होते हैं, जिसमें मोटापा एक जोखिम कारक होता है। इसी वजह से हम लोगों को महिला और पुरुष दोनों में कमर की माप का
माप लेना जरूरी है। तो महिलाओं और पुरुषों में अलग ये रेंजेस अलग अलग है, जिसके आधार पर उनको स्कोर मिलता है। तो आप देख सकते हैं महिलाओं में 8 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर या कम, 81 to 90 सेंटीमीटर या 90 सेंटीमीटर से ज्यादा, ये 3 कैटेगरी हैं। पुरुषों में देख रहे हैं इससे थोड़ा भिन्न है। पुरुषों में 90 सेंटीमीटर या कम, 91 to 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर से ज्यादा। तो महिला और पुरुष के शारीरिक बनावट में अंतर होता है, इसीलिए आप देख सक रहे हैं कि दोनों के कमर के माप में अंतर है। इसके बाद आप देखेंगे कि हम उनके शारीरिक गतिविधियों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। मतलब वो हफ्ते में कितनी बार शारीरिक गतिविधियों में जैसे एक्सरसाइज करते हैं या किसी भी प्रकार का वो व्यायाम करते हैं, यानी उसकी जानकारी ले रहे हैं। मतलब सप्ताह में कम से कम 150 मिनट या सप्ताह में 150 मिनट से भी कम ले रहे हैं। मतलब हमारा आइडिया ये है कि दैनिक न्यूनतम 30 मिनट प्रतिदिन, है ना, मतलब सप्ताह में कम से कम 5 दिन उनको किसी भी शारीरिक गतिविधि में शामिल होना है। हम लोग पहले भी ये चर्चा करते रहे हैं कि गैर संचारी रोगों में पारिवारिक इतिहास बहुत बड़ा एक जोखिम कारक है, और इसमें ये पता करना है कि माता पिता या भाई बहन में से किसी को भी मधुमेह या हृदय रोग, है ना, या उच्च रक्तचाप की कोई शिकायत रही है या नहीं। उसी के आधार पर यहाँ स्कोरिंग करेंगे। इस खंड में आप जब कुल स्कोर जब गिन कर लिखते हैं तो उसमें अगर 4 से ऊपर का स्कोर है किसी भी व्यक्ति का, तो ये एनसीडी के उच्च जोखिम में हो सकता है, इसीलिए उन्हें प्राथमिकता देना है। ऐसे तो हर 30 वर्ष या उससे ऊपर के व्यक्ति को अपनी गैर संचारी रोगों के लिए स्क्रीनिंग करानी जरूरी है, पर ऐसे व्यक्ति जिनका स्कोर 4 या उस 4 से ऊपर है उन्हें प्राथमिकता देना है। मतलब उन्हें पहले जांच कराने के लिए प्रेरित करना है। भाग बी में हम देखेंगे कि लक्षणों के बारे में पूछेंगे। जैसे कि इस नए वाले फॉर्म में अब हम सांस संबंधी जानकारी भी ले रहे हैं, बुखार, टीबी का भी इतिहास ले रहे हैं, दृष्टि दोष का भी इतिहास ले रहे हैं, साथ में और भी बहुत सारी बीमारियों के। तो उसी क्रम में हम देखेंगे कि उनसे सांस की तकलीफ या सांस लेने में कोई कठिनाई, इसका उत्तर हम हाँ या ना में दे रहे हैं, लेंगे। ठीक है। इससे पहले वाले कॉलम में आप लोगों ने देखा कि 0, 1, 2 का स्कोरिंग था। इस वाले कॉलम में हाँ या नहीं में जवाब आएगा। तो 2 सप्ताह से अधिक की खांसी है, थूक में खून आ रहा है, या बुखार 2 सप्ताह या उससे अधिक का है, या वजन कम हो रहा है अनावश्यक रूप से, या रात को बहुत ज्यादा पसीना आता है, या फिर वो पहले से ही कोई टीबी की दवाई ले रहे हैं, या वर्तमान में उनके परिवार में कोई टीबी से ग्रसित है, या उस व्यक्ति को ही टीबी का कोई पूर्व का कोई इतिहास हो। इन सब के बारे में हम जानकारी लेंगे। साथ में हथेली या तलवे पर बार बार अगर छाले हो रहे हैं, या बार बार झंझनाहट होती है, या देखने में उन्हें धुंधलाहट दिखती है, या उन्हें पढ़ने में कठिनाई होती है, तो इसके बारे में भी जानकारी लेना है। या फिर दर्द होता है, या लालीपन आंख में दिखता है ना, ये सब आंख से संबंधित हम सवाल पूछ रहे हैं। और साथ में आंख के अलावा हम कान के बारे में भी जानकारी लेंगे, जिसमें है कि उन्हें सुनने में कोई कठिनाई तो नहीं हो रही है। साथ में हम ये भी इतिहास लेंगे कि उन्हें कोई कन्वल्शंस का हिस्ट्री तो नहीं है, मतलब उन्हें कोई दौरे तो नहीं पड़ते, या चमकी जैसा तो नहीं होता है उनको। मनीष जी थोड़ा सा, नहीं, पहले वाला पेज, हाँ, उन्हें कोई दौरे का इतिहास तो नहीं है ना। ये सब हम लोग पक्षाघात के लिए हम पूछ रहे हैं उनसे कि उन्हें कोई प्रीवियस हिस्ट्री तो नहीं है ना, एपिलेप्सी का कोई हिस्ट्री तो नहीं है।
साथ में हम मुंह संबंधी, जैसे हम लोगों ने अभी चर्चा की मुंह के कैंसर के उसके जोखिम कारक के बारे में, तो मुंह खोलने में कोई कठिनाई तो नहीं है, या मुंह में छाले तो नहीं है जो 2 सप्ताह से ठीक ना हुए हो, या 2 सप्ताह में उनमें और वृद्धि हो गई हो उन सब बदलाव में, या कोई सफेदीपन या कोई लालीपन तो नहीं है जो ठीक नहीं हो रहा हो, या फिर चबाते समय कोई दर्द हो रहा है, या बोलते वक्त उन्हें कोई अपने आवाज में कोई परिवर्तन नजर सुनाई पड़ता है। इसके साथ साथ हम ये भी पूछेंगे कि कोई घाव ऐसा तो नहीं है जो जिसमें सूनापन है ना, या फिर कोई उसकी त्वचा मोटी हो गई है, या फिर त्वचा पर कोई गांठ है ना। जिस तरह से हमने टीबी का इतिहास लिया, उसी तरह हम लेप्रेसी के बारे में भी कुछ जांच करेंगे, जिसमें किसी तरह का कोई हाइपोपिगमेंटेड पैच तो नहीं है जिसपे सूनापन है, या त्वचा थोड़ी मोटी फील हो रही है, या कोई गांठ जैसा हो गया है। फिर हथेलियों और तलवों पर अगर सुन सुन उसको महसूस होता है, सूनापन, या हाथों या पैरों में उंगलियां फड़कती हैं, है ना, या फिर झुंझुनाहट या सुन हो गया है हाथ या पैर। इसके अलावा थोड़ा नेक्स्ट पेज प्लीज। इसके अलावा अगर पलकें बंद करने में किसी तरह की तकलीफ हो रही है, या किसी चीज को पकड़ने में कठिनाई हो रही है हाथों से या उंगलियों से, और या फिर चलने में किसी तरह की कमजोरी हो रही है, पैरों में कमजोरी हो रही है, चलने में दिक्कत हो रही है, तो इन सब का हम इतिहास लेंगे। और ये सब चीजें हम लोग पुरुष एवं महिला दोनों से पूछना है। और कुछ सवाल है जो सिर्फ महिलाओं से पूछना है, जैसे कि हम स्तन के कैंसर की कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, स्तन के बारे में, या फिर उनके बच्चेदानी संबंधी कोई सवाल है, तो वो सिर्फ महिलाओं से पूछना है, जिसका उत्तर हाँ या नहीं में होगा। जैसे स्तन में गांठ है या नहीं, या निप्पल से किसी भी तरह का स्राव तो नहीं हो रहा है, खून या पानी की तरह स्राव, या स्तन के आकार में कोई बदलाव आया है, और मासिक संबंधी कुछ जानकारी लेना है, जिसमें उन्हें किसी भी तरह का असामान्य रक्तस्राव तो नहीं हो रहा है, जैसे कोई 2 माह के बीच में अचानक से स्राव होना, रक्तस्राव होना, या फिर किसी को अगर रजोनिवृत्ति हो गई है उसके बाद रक्तस्राव हो रहा है, या किसी को संभोग के बाद रक्तस्राव हो रहा है, या फिर किसी तरह का बहुत फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है ना, जैसे दुर्गंधयुक्त योनि स्राव तो नहीं हो रहा है। तो इसमें भी ये सवाल पूछेंगे, तो हाँ या नहीं में इसका जवाब लेना है। ये तो था कि हर उस व्यक्ति का जो 30 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं, और खास तौर पर जो बुजुर्ग हैं जो 60 वर्ष या उससे अधिक के हैं, उनसे कुछ सवाल हमें विशेष रूप से करना है, जैसे उन्हें खड़े रहने में या चलने में किसी तरह का अस्थिरता महसूस तो नहीं होती है, या उन्हें कोई भी चीज जल्दी करने में किसी तरह का बाधा तो नहीं है, या ये हो सकता है कि किसी शारीरिक अक्षमता से पीड़ित होने के कारण ऐसा हो रहा हो, है ना, या फिर उन्हें खाने में या कपड़े पहनने में या अपने बाल बनाने में, नहाने, मतलब जो दैनिक कार्य है उनके उनको करने में उनको किसी भी तरह के परेशानी तो नहीं है, या फिर उन्हें दूसरों की सहायता लेनी की आवश्यकता पड़ रही है, या फिर ऐसा तो नहीं कि कोई बुजुर्ग अपना नाम या अपने घर का पता भूल जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे वृद्धावस्था आती है ये सब कॉमन होता जाता है कि लोग भूलने लगते हैं। तो ये सब चीजें भी उनसे पूछना है और ये जानकारी लेनी है कि कहीं उनमें ये स्थिति तो उत्पन्न नहीं हो रही है, ये जानने के लिए कि कहीं वे डिमेंशिया के शिकार तो नहीं हो रहे हैं। और अगर इनमें से कोई भी चिन्ह किसी में मिलते हैं तो उन्हें चिकित्सीय सलाह के लिए जरूर भेजना है निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या जहां पे उन्हें ये सुविधा मिल सकती है।
अगर किसी भी व्यक्ति को टीबी के लक्षण दिखते हैं तो उन्हें यह सलाह देनी है कि वो निकटतम स्वास्थ्य उपकेंद्र में या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जा करके अपने टीबी का नमूना दें, अपने थूक का नमूना दें, ताकि उनका उसका परीक्षण हो सके। और अगर परिवार में और भी लोग हैं, अगर कोई पूर्व से ही कोई टीबी का मरीज है, तो उस स्थिति में परिवार के अन्य लोगों के बारे में भी पता करना जरूरी है कि किसी और को तो टीबी के लक्षण नहीं है उस घर में। गैर संचारी रोगों में हम लोगों ने पहले भी ये चर्चा की थी कि सीओपीडी है ना, जो चिरकालीन रोग होते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसके भी कुछ जोखिम कारक हैं, और खास तौर पर जब हम परिवार के स्तर पर हम जब ये जांच करते हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि वो घर में किस तरह का ईंधन का प्रयोग करते हैं खाना बनाने के लिए, क्योंकि घर में यही सब चीजें सांस संबंधी बीमारियों को और बढ़ावा देती हैं। जैसे अगर किसी घर में खाना बनाने के लिए लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, या जो फसल के अवशेष होते हैं, जैसे धान का या गेहूं का या किसी भी और तरीके का, मकई का, तो उन अवशेषों को अगर इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो बहुत प्रदूषण पैदा करते हैं, जिसका सीधा असर हमारे लंग्स पर होता है, फेफड़ों पर होता है। या फिर बहुत बार गोबर का गोईठा इस्तेमाल करते हैं, या लकड़ी और कोयला का चूल्हा जलाते हैं। बहुत बार मिट्टी के तेल के भी प्रयोग से बहुत लोगों को तकलीफ होती है। तो किस तरह का वो ईंधन का प्रयोग कर रहे हैं वो जानना जरूरी है, जिसमें ये भी एक एलपीजी, जो आजकल आमतौर पर जो गैस सिलेंडर्स हैं, वो उसके बारे में भी ये करता। ये एलपीजी उतना प्रदूषण तो नहीं करते हैं, पर ये अलग भिन्न भिन्न प्रकार के ईंधन में एक एक प्रकार ये भी है। तो ये सब थे अलग अलग खंडों में। अब जो आखिरी खंड है, जो है पीएचक्यू, मतलब पेशेंट हेल्थ क्वेश्चनर, है ना, रोगी स्वास्थ्य प्रश्नावली जो है, इसमें हमें ये पूछना है कि इस खंड का खास तौर पर महत्व ये है कि हम इससे किसी भी व्यक्ति के मानसिक स्थिति के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस संदर्भ में हमें जो सवाल पूछना है वो ये है, और इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें जो उत्तर है वो है बिल्कुल भी नहीं, कई दिन, आधे से ज्यादा दिन, लगभग प्रत्येक दिन। मतलब उनकी जो मानसिक स्थिति है, क्या वो हर दिन ऐसी ही रहती है, या बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है, या बहुत दिन ऐसे ही रहता है, या आधे से ज्यादा दिन इस तरह से होता है। तो पहला जो सवाल पूछेंगे इस क्रम में वो है कि चीजों में करने में उन्हें कम दिलचस्पी या कम आनंद आता है। और दूसरा सवाल जो है कि वो बहुत उदास रह रहे हैं या निराशा महसूस कर रहे हैं। तो ये सब मानसिक स्थिति को की ओर इंगित करता है, तो इसके बारे में भी हमें जानकारी लेनी है, ताकि उन्हें हम अगर वो किसी भी मानसिक रोग से ग्रसित हैं तो उन्हें उसका निदान किया जा सके। तो इसमें इसके बेसिस पर भी आप देख रहे हैं कि स्कोरिंग है ना, 0 +1 +2 +3। तो इसमें अगर किसी को 3 या अधिक स्कूल स्कोर है तो उसको जरूर स्वास्थ्य अपने चिकित्सीय जांच के लिए उसको भेजा जाना बहुत जरूरी है। और अब जब HWC के लेवल पर भी टेलीमानस की सेवाएं शुरू होंगी, तब ये और जरूरी है कि आप ऐसे लोगों की पहचान कर सके और उन्हें भेज सके। तो ये था हमारा सीबैक फॉर्म। और ये आप सभी सहिया बहनों से ये उम्मीद है कि आप लोग सीबैक फॉर्म भरें और अपने अपने एएनएम्स के। धन्यवाद। धन्यवाद सरिता जी।
जैसा हमने अभी चर्चा किया सीबैक फॉर्म में जो सामुदायिक आधारित निगरानी प्रपत्र है, जो सयाहों को भरना है अपने फील्ड में जाके, तो इसको हम लोगों ने डिटेल में चर्चा किया, हर बार करते आए हैं। ये आप ही के लिए है। और कोई दिक्कत आ रही है तो आप अपने सैया साथी या जो आपके बीटीटीज हैं उनसे भी आप बात कर सकते हैं, और इसको ज़रूर से ज़रूर आप लोग भरें, और इसको देखते भी रहें। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप अपने जो बुकलेट्स है उसमें भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो ये हमारा आज का मुंह के संबंधित बीमारियों या कैंसर के बारे में हम लोग ने जानकारी ली, और उसका कैसे स्क्रीनिंग करें, उसका क्या निदान है, कहाँ जाएं इसके लिए, और सैया जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है वो इसमें अपनी क्या भूमिका निभाए, कौन से फॉर्म है और कहाँ किया गया जाए। तो आज के लिए इतना ही है। और जैसा हम लोग मूल्यांकन भी करते हैं, तो हम लोग 1-2 दिन में फिर मूल्यांकन के लिए जाएंगे। और ये वीडियो है, आप इसको बार बार देख के भी समझ सकते हैं। ये आप ही की जानकारी के लिए। धन्यवाद।